हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ब्लैक एडम मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें ब्लैक एडम के पास से दिखाई जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किस तरह ब्लैक एडम को पावर दी गई उससे शुरू की जाती है। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि किस तरह प्राचीन शहरों में, यानी कि प्राचीन कांदाक में एक रूथलेस किंग जिसका नाम एक्टॉन था, और उसने कांदाक के सारे रहवासियों को अपना गुलाम बनाया हुआ था ताकि वो उनकी मदद से किसी तरह की चीज को खुदाई कर जमीन से निकाल सके। और उस चीज की बात करें तो उसका नाम एटर्नियम था, जिसकी मदद से वो एक पावरफुल किंग बन सकता है, क्योंकि उस एलिमेंट को शैतानों ने मिलकर बनाया है ताकि वो लोग दुनिया पर राज कर सके, या फिर आसान भाषा में हम इंसानों को जीते जी जहन्नुम दिखा सके। और अब जबकि उस किंग को वो एलिमेंट मिल चुका है तो वो उससे खुद के लिए एक ताज बनाना चाहता है। लेकिन इसके खिलाफ उन स्लेवर्स में से एक बच्चा हिम्मत दिखाते हुए अपने किंग के खिलाफ खड़े हो जाता है। लेकिन अफसोस वो किंग उसे ज्यादा टाइम तक अपनी आवाज सभी लोगों तक पहुंचने नहीं देता, और जिस दिन उस बच्चे को मारा जाता है उसी दिन एक चमत्कार हुआ था, यानी कि उस समय ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, जो और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं विज़र्ड के पास आ पहुंचा था जिन्होंने उसे एक चोजन वन चुना था। और अब जबकि उस बच्चे को पावर मिल चुकी है तो वो भी शज़ैम जैसे ही बड़ा हो चुका है, और साथ ही उसने कांदाक वापस पहुंच अपने किंग का खात्मा किया और सभी कांदाक के लोगों को उस रूथलेस किंग की स्लेवरी से भी आजाद कर दिया, जिसे आजकल सभी टेथ एडम के नाम से जानते हैं। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देख सकते हैं कि असल में कभी कांदाक आजाद ही नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी कांदाक को कोई रूल कर रहा है, वो भी पिछले लगभग 30 सालों से, जिन्हें इंटरगैंग नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी के साथ हमें एंड्रियाना नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट दिखाई जाती है जो काफी सालों से कांदाक की वादियों में उसी ताज को तलाश कर रही है, वो भी अपने कुछ साथियों और अपने भाई के साथ, जिसमें उसका बेटा भी उनका साथ देना चाहता है। लेकिन एंड्रियाना के पीछे इंटरगैंग के काफी सारे लोग लगे हुए हैं, जिस कारण वो अपने बेटे को इन सारी चीजों में फंसाना नहीं चाहती। जिसके बाद हम उसे और उसके साथियों को देख सकते हैं जो एक टूम में आ पहुँचते हैं, वो भी उसी ताज को ढूंढते हुए, जो ताज उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन इंटरगैंग के लोग वहाँ आ पहुँचे हैं क्योंकि एंड्रियाना का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है वो लोगों के साथ मिला हुआ है। लेकिन उनसे बच निकलने का उपाय एंड्रियाना निकाल लेती है, क्योंकि वो जहाँ खड़ी है उसके नीचे ही टेथ एडम का टूम्ब है, जिसे वो उसकी कैद से आजाद कर देती है, वो भी शज़ैम कहकर। और आते ही साथ टेथ एडम वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को मार गिराता है, और जैसे ही वो अपनी टूम से बाहर निकलता है तो वहाँ वो और भी काफी सारी इंटरगैंग के लोगों को देख सकता है जो उसका सामना करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन अफसोस वो सभी टेथ एडम के सामने टिक नहीं पाते, पर फिर भी एथेरियम की मिसाइल से टेथ एडम को थोड़ा तो फर्क पड़ता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और उसे एंड्रियाना वहाँ से सेफली अपने घर ले जाती है। और उस पूरी तबाही के कारण अमेंडा वॉल्टर्स, हॉकमैन और उसकी टीम को, यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को टेथ एडम को सेफली या फिर उसे बंदी बनाकर उनके पास ले आने के लिए कहती है। लेकिन उनके पास खास कुछ प्लान नहीं है, लेकिन डॉक्टर फेथ उन सभी को यही कहता है कि हमें उसे सिर्फ शज़ैम कहलवाना है ताकि वो अपनी उस पावर को वापस इस्तेमाल ना कर सके। जिसके बाद फिर से बात करें टेथ एडम की तो उसे होश आ चुका है, और एंड्रियाना का बेटा उसे उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। साथ ही उसका अब ये मानना है कि वो कांदाक को आजाद करवाएगा। लेकिन टेथ एडम उसके मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी एंडरसन का बेटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो क्राउन इस्माइल के पास नहीं बल्कि एंड्रियाना के पास है, जिसने वहाँ से निकलते ही उस क्राउन को तो बचा लिया था,
लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसने स्माइल को खो दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उस सारी सिचुएशन से बच निकला है और अब वो एंड्रियाना के पीछे यानी कि उस ताज के पीछे वापस पड़ चुका है और फिर से बड़ी एंड्रियाना के बेटे मॉन की तरफ। तो टैट एडम का ध्यान खींचने के लिए वो इंटर गैंग के कुछ लोगों से झगड़ा मोड़ ले लेता है, जिस कारण टैट एडम उसे बचाने के लिए उन लोगों को मारता है। लेकिन उन इंटर गैंग के कुछ लोगों को जीएसए वाले आकर बचा लेते हैं। साथ ही वो लोग टैट एडम को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और उस कारण हम जीएसए और टैट एडम के बीच एक फाइट देख सकते हैं, जिस फाइट के दौरान डॉक्टर फेथ को ये पता चला है कि वो क्राउन और किसी के पास नहीं एंड्रियाना के पास है और उसकी खत्म होते ही वो लोग एंड्रियाना को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास उन लोगों को वो क्राउन नहीं मिलता क्योंकि एंड्रियाना ने उस क्राउन को ईमन के साथ घर भेज दिया है। लेकिन जैसे ही ईमन घर लौटता है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ उसके अपार्टमेंट में ऑलरेडी स्माइल उसका वेट कर रहा है, जिसने उसके अंकल को शूट किया है और अब वो ईमन के पीछे लग चुका है। जो बात अब एंड्रियाना को भी पता चली है और जीएसए की टैट एडम की सच्चाई बताने के बाद जो सच्चाई ये है कि टैट एडम ने उस समय किंग को खत्म ही नहीं किया था, बल्कि उस समय उसने अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस कारण काफी सारे और लोगों की मौत हो गई और तब से ही उन विज़र्ड ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग उसे ऐसे ही कैद कर देंगे। जिन बातों को सुन एंड्रियाना जीएसए की बातचीत टैट एडम से करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन लोगों से बात करने के मूड में नहीं। साथ ही उन सारी बातों को रोकते हुए एंड्रियाना अपने बेटे को बचाने की बात टैट एडम से करती है। जो बात सुनते ही टैट एडम उस सिचुएशन से निकल ईमन को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन उस कारण वो काफी और लोगों की जान ले लेता है और हॉकमैन उसे बार बार यही बता रहा है कि लोगों को बचाने के लिए हर किसी को मारना जरूरी नहीं। जो बात टैट एडम के हिसाब से ठीक नहीं, पर फिर भी उस सारी तोड़ फोड़ के बावजूद भी उन लोगों को ईमन नहीं मिलता, जिस कारण अब हॉकमैन और ब्लैक एडम ने मिल टीम अप करने का डिसाइड किया है ताकि वो लोग ईमन को बचा सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों की लड़ाई के बीच उनके हाथ वही क्राउन लग जाता है जिसे ईमन ने यही छुपा लिया है और उसी कारण से स्माइल ने ईमन को किडनैप किया है। और अब जबकि सभी लोगों ने टीम अप कर लिया है तो हॉकमैन उन लोगों को यही प्लान बता रहा होता है कि वो लोग चुपके से उन इंटर गैंग के हाइड आउट में घुसकर ईमन को बचा लेंगे और साथ ही उस क्राउन को भी स्माइल के हाथ लगने नहीं देंगे। लेकिन उस प्लान को सुनने में टैट एडम इंटरेस्टेड नहीं होता और वो बिना किसी प्लान के ही इंटर गैंग के हाइड आउट पर हमला कर देता है और ना चाहते हुए भी हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, साइक्लोन और एटम स्मैशर को टैट एडम की मदद के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। और वहाँ जाते ही हम देख सकते हैं कि टैट एडम की पावर काम नहीं आती क्योंकि स्माइल ने इथेरियम की एनर्जी से खुद को सेफ रखा है, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्ट में ही देखा था कि इथेरियम के कारण टैट एडम कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी एंड्रियाना स्माइल को वो क्राउन सौंप देती है और उस क्राउन के बदले स्माइल ने ईमन को छोड़ने का वादा किया था जो वो नहीं करता। और जब वो ईमन को मारने ही वाला होता है तो हम देख सकते हैं कि फिर से टैट एडम अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस कारण वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और स्माइल उस सिचुएशन से सरवाइव नहीं कर पाता। और हॉकमैन को यही कहता है कि वो इस पावर के लायक नहीं क्योंकि कभी वो खानदान का ट्रू चैंपियन था ही नहीं। यानी कि सालों पहले विज़र्ड ने जिस टैट एडम को चुना है वो असल में ये टैट एडम है ही नहीं बल्कि वो एडम का बेटा था, हुरूट। क्योंकि जब वो खानदान वापस लौटा था तो उसने ये देखा कि राजा ने उसकी मॉम को मार दिया और उसके फादर जल्द ही अपना दम तोड़ने वाले थे। लेकिन हुरूट ने अपनी पावर की मदद से खानदान को बचाने के बजाय अपने फादर को बचाने का सोचा, वो भी अपनी पावर अपने फादर को सौंप कर, जिस कारण हुरूट भी नहीं बच पाया। और उन सारी चीजों से चिढ़ टैट एडम ने किंग को सिर्फ मारना ही नहीं बल्कि उससे
बदला चाहता था और उस बदले की आग में उसने काफी और लोगों की भी जान ले ली, जिस कारण ही विजर्ड ने उसे इतने सालों से कैद रखा था। और इतना बताते ही टेथ एडम एक नॉर्मल एडम में बदल जाता है। साथ ही उसने हॉकमैन को सरेंडर भी कर दिया। लेकिन उसी के साथ बात करें एंड्रियाना और बाकी सभी की, तो हम देख सकते हैं कि वो लोग भी उन सारी सिचुएशन से बच चुके हैं, जिसके बाद वो सभी एडम को उस सिचुएशन से अमेंडा वॉल्टर की टास्क फोर्स के एक्स बेस यानी कि अंडर वाटर के बेस पर ले जाते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात एजेंट हारकोर्ट से होती है, जिसे हमने पीस मेकर में देखा था। और वहां एडम को एक कायरो चैम्बर में रखा जाता है ताकि वो कभी शज़ैम ना कह पाए। लेकिन लौटते वक्त डॉक्टर फेथ हॉकमैन को ये बताते हैं कि अभी भी वो दुनिया का अंत देख सकता है और साथ ही हॉकमैन की डेथ भी, जो चीज उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। लेकिन ये सारी बातें हमें एंड्रियाना और साइक्लोन की मदद से पता चलती है कि इस्माइल ने उन लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि असल में वो उसका प्लान था ताकि वो मरकर सेबक की पावर को हासिल कर सके, वो भी एक तरह के हेल में पहुंच। और हम देख सकते हैं कि इस्माइल को वो पावर मिल चुकी है जिससे अब वो वापस जिंदा हो चुका है, जिस बात की खबर अब जस्टिस सोसाइटी को भी लग चुकी है, जिस कारण वो सभी एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए पहुंचते हैं ताकि वो लोग उसे उस थ्रोन पर यानी कि खानदान की थ्रोन पर बैठने से रोक सके। लेकिन उसमें वो लोग नाकामयाब होते हैं क्योंकि उसकी पावर यानी कि सेबैक की पावर उन सभी के सामने काफी ही ज्यादा है। लेकिन साथ ही अब डॉक्टर फेथ के पास कोई और चारा नहीं कि वो हॉकमैन की जान बचा सके, जिस कारण वो खानदान के उस पूरे कैस्टल को अपनी पावर की मदद से सील कर देते हैं ताकि उनके और सेबैक के बीच कोई ना आ सके। लेकिन उससे लड़ते वक्त हम देख सकते हैं कि डॉक्टर फेथ एडम से भी बात कर रहे हैं, जिससे वो यही समझा रहे हैं कि उन सभी को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, जिस कारण डॉक्टर फेथ की बात सुन एडम जग तो चुका है, लेकिन उसे खानदान पहुंचने में काफी देर हो जाती है क्योंकि तब तक सैडॉक डॉक्टर फेथ को मार गिराता है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि फिर से टेथ एडम बनने पर एक नया सूट मिला है जो कॉमिक बुक से ही एक्वायर्ड है, जिसके बाद हम हॉकमैन और टेथ एडम को सेबॉक का सामना करते हुए देख सकते हैं, जिस कारण हॉकमैन मारा जाता है। लेकिन उसी के साथ हमने ये भी देखा कि सेबॉक ने अपनी एक डेड आर्मी क्रिएट कर दी है, जिसका सामना एड्रियाना और खानदान के रहवासियों के साथ साथ एटम स्मैशर और साइक्लोन कर रहे हैं। जिसके बाद फिर से बढ़ी सेबॉक की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसने हॉकमैन को मारा नहीं बल्कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, वो भी डॉक्टर फेथ के हेलमेट की मदद से। यानी कि हॉकमैन ने अपनी इल्यूजन को सेबॉक के हाथों मरने दिया, जिसके बाद वो और टेथ एडम मिल सेबॉक का सामना करते हैं, जिसमें टेथ एडम सेबैक को खत्म करने में कामयाब होता है, जिससे उसकी रेज हुई आर्मी की भी डेथ हो जाती है। और सेबॉक की डेथ के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जीएसए ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग एडम को कैद नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों ने उसे ऐसे ही एंड्रियाना और खानदान के लोगों के लिए छोड़ दिया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि टेथ एडम खानदान को रूल नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसने खानदान में बनी हुई उस थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन साथ ही अब टेथ एडम को एक नई शुरुआत के साथ साथ एक नया नाम भी चाहिए, जो नाम उसे एमन देता है। और हम स्क्रीन को कट होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि हमें ब्लैक एडम का टाइटल दिखाया जाता है, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि फाइनली टेथ एडम को ब्लैक एडम का नाम मिल चुका है। लेकिन उसी के साथ हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देख सकते हैं, जिसमें अमेंडा वॉलर एक ड्रोन होलोग्राम की मदद से ब्लैक एडम से कांटेक्ट करती है और उसे यही कहती है कि भले ही वो उसका कैदी बनना ना चाहे, लेकिन वो कभी खानदान
को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब ब्लैक एडम के लिए खानदान ही एक जेल है और अगर उसने इस रूल को या फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो अमेंडा के पास और भी ऐसे लोग हैं जो उसे रोक सकते हैं। लेकिन ब्लैक एडम उसकी बात ना सुनते हुए उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और थोड़े समय बाद हम वहाँ पर हेनरी कैविल को यानी कि सुपरमैन को देख सकते हैं, जो आते ही ब्लैक एडम को ये कहता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। और यहाँ पर ब्लैक एडम मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।